नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। सुबह से जिस पल का इंतजार किया जा रहा था वो पल आ चुका है। आपके बीच इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री आ चुके हैं। आज हरियाणा की प्रोग्रेस को लेकर, हरियाणा के विकास को लेकर उनसे सवाल जवाब होंगे। तस्वीरों में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप देख भी सकते हैं। अब उन बातों का जिक्र होगा जो बातें भविष्य पर टिकी हुई हैं। आज उस विजन की बात होगी जो नायब सरकार लेकर आगे बढ़ रही है। आज बात होगी जनता के हित की, बात होगी हरियाणा के हर उस शख्स की जो इस सरकार पर नजर गड़ाए हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका इस खास मंच पर। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें हैं जो अनकही होती हैं और कुछ बातें हैं जो कहकर भी पूरी नहीं होती है। इसलिए बातों में दम होना चाहिए लेकिन साथ ही काम में भी दम होना चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे बीच में है। मुख्यमंत्री जी, आपके काम को लेकर, आपकी शख्सियत को लेकर कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसके बाद आज इस मंच पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और आपके सामने भी कुछ मैं ये पंक्तियां रखना चाहता हूं कि नियत अच्छी हो तो नीति खुद ब खुद बन जाती है। नियत अच्छी हो तो नीति खुद ब खुद बन जाती है और नीति अच्छी हो तो तकदीर तस्वीर बदल जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुछ इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमेशा से ही हरियाणा की बीजेपी सरकार ने यह कहा कि हमारी नीयत अच्छी है और हम लोगों के लिए काम करते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे बीच आ चुके हैं, हमारे सवाल भी हैं और जनता के सवाल भी हैं। सवाल तथ्यों पर आधारित भी हैं और सवाल भविष्य को लेकर भी है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि विजन हो, प्लानिंग हो, ब्लूप्रिंट हो, रोड मैप हो, उसकी बात जरूर होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, आपके सामने हम चाहते हैं कि एक छोटी सी क्लिप हम रखें ताकि आप अपने सफर को भी देख सकें और उसके बाद इस मंच पर हम आपको आमंत्रित भी करेंगे और इस मंच पर आपको आमंत्रित करके उन सवालों के जवाब लेंगे जो सवाल हरियाणा से जुड़े हुए हैं। सुबह से ही लगातार जो दर्शक हैं हमारे वो आपका इंतजार कर रहे थे और ये जो इंतजार के पल हैं ये तो खत्म होते हैं। अब उत्सुकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सवालों का जवाब कैसे देते हैं और ये खास इंटरव्यू, ये खास साक्षात्कार, ये खास बातचीत आपके सामने आने वाली है। मुख्यमंत्री जी, एक छोटी सी क्लिप हमारी टीम आपके सामने रखना चाहती है। आपके जीवन के सफर को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपकी कमिटमेंट को लेकर यह क्लिप है। मैं चाहता हूं आप भी, जो भी यहां पर बैठे हैं, वो इस क्लिप को जरूर देखें। उसके बाद मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित करूंगा। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। 25 जनवरी 1970 को जन्मे हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गांव की गलियों से लेकर शहर की सड़क को जनसेवा के रास्ते नाप चुके हैं। बूथ कार्यकर्ता से लेकर हरियाणा के मुख्य सेवक तक की रियल स्टोरी किसी फिल्मी रील से कम नहीं। साधारण परिवार का बालक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा पर चलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक यूं ही नहीं पहुंचा। धरातल पर मेहनत, अथक प्रयास, हमेशा अच्छे की आस, देश प्रदेश की खुशहाली की बात, अनुशासित व्यक्तित्व की छाप, सहजता और सादगी, यही है नायब सिंह सैनी की पहचान। जो खुद को जन सेवक मानकर आधी आबादी के अधिकारों से लेकर अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हक की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे। ऐसे ही हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तक सफलतापूर्वक पहुंचाने का जिम्मा पूरा किया। हरियाणा में बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नायब नेतृत्व में हुआ।
हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए सामाजिक कल्याण की पहल की। वादे के मुताबिक पहली कलम से 24,000 युवाओं को नौकरी दी। मुख्यमंत्री नायब सैनी कानून के भी जानकार हैं। LLB की पढ़ाई कर चुके मुख्यमंत्री जी जानते हैं न्याय प्रणाली और इंसाफ की अहमियत क्या है। सवाल भविष्य का है, सवाल हरियाणा का है, सवाल प्रदेश की खुशहाली का है। निरंतर बिना किसी अंतर के विकास के मंत्र को सभी जगह फैलाने का है। नायब सैनी अब नायक की भूमिका में हरियाणा के विकास की कहानी लिखकर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। खबरें अभी तक के हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत के मंच पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आपका हार्दिक स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत 2025 में। आपकी जो मुस्कुराहट है ना, इसने आपको हरियाणा की जनता के दिल में बड़ी जगह दिलाई है। आपको इल्म भी होगा इसका। अभी हुड्डा साहब भी आपको बहुत याद कर रहे थे यहाँ हमारे इसी मंच के जरिए, और मैं आपको अब मंच पर दावत दूंगी इन अल्फाज के साथ कि बेवजह बेहिसाब बेवक्त मुस्कुरा देता हूँ, बेवजह बेहिसाब बेवक्त मुस्कुरा देता हूँ, आधे दुश्मनों को तो मैं यूं ही हरा देता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका, मंच पर तशरीफ लेकर आइए। और मैं गुजारिश करूंगी खबरें अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी साहब से कि वो आए और आली जनाब मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। नासिर जी, ओवर टू यू। शुक्रिया मुमताज। सबसे पहले जोरदार तालियां हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक के मंच पर। सभी को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। शुरुआत में इस तरह से करना चाहूंगा सर, बहुत मशहूर पंक्तियां हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन बहुत कम निकले। और किसी ने यह भी कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। और आपका इश्क हरियाणा के लोगों के लिए है, आपका इश्क हरियाणा के विकास के लिए है, आपका इश्क हरियाणा के उन लोगों के लिए है जो बहुत पीछे की पंक्ति में है। और इस बात का पता तब चलता है जब आप ये कह देते हैं कि मेरे मुख्यमंत्री आवास के संत कबीर कुटीर के दरवाजे हर वक्त लोगों के लिए खुले हुए हैं। कहने वाले बहुत से और भी नेता थे, कहते हैं सभी इस तरह की बातें, लेकिन आपने कर कर दिखाया। और आपने ये भी बताया कि लोग आपको आजमाते भी थे कि क्या मुख्यमंत्री जाग रहे हैं हमारी बातें सुनने के लिए, तो आप उस पर भी खड़े उतरे। काम का दबाव, शासन प्रशासन की जिम्मेदारियां, और उसके बाद मुस्कुराते हुए लोगों की समस्याओं को सुनना और उसका समाधान करना कितना मुश्किल होता है या आसान लगता है? नासिर जी, देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास तीसरी बार किया है। इतिहास में हरियाणा के अंदर यह पहली बार हुआ है जब से हरियाणा बना है। और ये इतिहास में पहली बार इसलिए हुआ है क्योंकि इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का वो विचार है, जिस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। और उसका परिणाम है कि हरियाणा में नॉन स्टॉप तीसरी बार कमल का फूल खिला है। लोगों ने बड़ा विश्वास किया है। ये पहली बार हुआ है कि हरियाणा के अंदर गरीब व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ है कि हरियाणा बनने के बाद पहली बार हमारी सरकार आई है। और लोग इस सरकार को छोड़ नहीं दे, आगे भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पीछे जो सरकारें रही हैं वो सरकारें वो परिवार तक सीमित रहती थी, वो लोगों तक नहीं पहुंचती थी। बात लोगों की करते थे, गरीब की, परंतु गरीब की बात करके उसी गरीब का शोषण करते थे वो लोग। परंतु भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल में ये सरकार गरीब के घर तक पहुंची है।
गरीब के दर्द के ऊपर जाकर के सहभागी बन करके उसका समाधान किया है। ये पहली बार हुआ है। एक योजना नहीं है, अगर आप लोग देखेंगे अन्य योजनाएं, ऐसी योजनाएं कि लोगों को उसके साथ जोड़ करके उन तक लाभ पहुंचाना। हमने तो ये पहली बार देखा है कि इतनी योजनाएं जब चली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का विचार किया कि कोई व्यक्ति छूटे नहीं उस योजना से। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव के अंदर पहुंची और ऐसे लोग जो लोग इन योजनाओं से नहीं जुड़ पाए थे किसी कारणवश से, गांव में जाकर के इन योजनाओं के साथ जोड़ने का काम पहली बार अगर कोई सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी, जब चुनाव होते हैं तो अक्सर पार्टियों के नेता ये बात कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पहली कलम से जनता का ये वादा पूरा करेंगे। और आपने भी एक वादा किया था कि जब मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा तो हरियाणा के 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दूंगा नौकरी का। ऐसे वक्त में जब नौकरियों को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हों और शपथ लेते ही उस वादे को पूरा कर देना, एक साथ 25,000 युवाओं को नौकरी दे देना, किस तरह से चुनौतीपूर्ण आपके लिए रहा? और वो भी ऐसे वक्त में जब एक माहौल बना हुआ था हरियाणा में कि अब तो कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये बिल्कुल नासिर जी आपने ठीक बात कही है। मेरे हरियाणा प्रदेश का युवा घबराया हुआ था क्योंकि वातावरण ऐसा बना हुआ था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। मेरे पास युवा इकट्ठा होकर के आया, वो कहने लगे कि रिजल्ट निकाल दीजिए आप मुख्यमंत्री जी, माहौल ऐसा बन रहा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। मैंने कहा मखा यही है वो कांग्रेस के लोग जो कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए और जाकर के इन्होंने उसको ऊपर रोक लगा दी। एक तरफ तो ये युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, दूसरे युवाओं के रास्ते में बाधा बन करके कांग्रेस खड़ी हुई है। मैंने कहा कि आप उनके दरवाजे के ऊपर जाकर के बोलिए। मैं कहा मैं तो रिजल्ट नहीं निकाल सकता, परंतु मैं वायदा आप लोगों से करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास था। मैंने हरियाणा के युवाओं को कहा कि मैं आपसे एक वायदा जरूर करता हूं कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। और मुझे इस बात की खुशी भी है, गर्व भी है कि हरियाणा के ये भी इतिहास में पहला इतना बड़ा कार्य हुआ है कि एक समय के अंदर हरियाणा के गरीब परिवार के बच्चे 25,000 बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के मैंने अपनी ज्वाइनिंग के ऊपर बाद में साइन किए। पहले 25,000 युवाओं की ज्वाइनिंग के ऊपर मैंने साइन किया, उनको ज्वाइन किया। ये इतिहास के अंदर पहली बार हुआ है और हरियाणा के लोगों का एक बड़ा विश्वास उसके ऊपर बना है, क्योंकि लोग इस प्रकार की बात बोलते थे। मैं सुनता हूं कि अगर ये 25,000 का रिजल्ट कहीं चुनाव से पहले आ जाता तो उन्होंने कहा कि ये 75 पार की जो बात कर रहे हैं ये 80 पार सीटें जाती। मैं कोई बात नहीं, अगली बार दे दियो मका। आपकी सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। राजनीति के ऐसे माहौल में इसको जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाना, इस मंत्र के साथ काम करना कितना चुनौतीपूर्ण लगता है? नहीं देखिए, मैंने कहा है कि आदरणीय मोदी जी का हमें एक मार्गदर्शन मिलता है और मोदी जी के मार्गदर्शन के अंदर हम हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी का पूरा फोकस हरियाणा के ऊपर है। देखते हैं, अभी मैं मिलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गया, पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 40 मिनट हरियाणा के डेवलपमेंट के विकास कार्यों के ऊपर चर्चा की है। पहले 40 मिनट। आप ये कोई छोटा विषय नहीं, बहुत बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पूरे देश का और एक प्रदेश के लिए 40 मिनट निकाल 40 मिनट उन्होंने हरियाणा के क्या क्या काम चल रहे हैं, किस गति से चल रहे हैं, आगे के लिए मार्गदर्शन देना। ये बड़ा मन को भी मेरे संतुष्टि हुई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतना गंभीर हरियाणा को लेकर के बात करते हैं।
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास और सबका विश्वास, उसी नीति के ऊपर हमारी सरकार आगे काम कर रही है। मुझे ये खुशी है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के, जो हरियाणा भेदभाव से ग्रस्त था और जो पीड़ित भी था, पीड़ित इसलिए था कि भाई यहां की तो सड़कें ठीक होगी, हमें चंडीगढ़ से अगर नारनौल जाना होता है तो हमें 14 घंटे क्यों लगते हैं, और सड़कें की स्थिति क्या थी, ये पीड़ा लोगों में थी। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर उस पीड़ा को आज हरने का काम अगर किसी ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि आज नारनौल से अगर चंडीगढ़ आना है तो 3 घंटे के अंदर नारनौल से चंडीगढ़ पहुंच जाता है व्यक्ति। तो ये इतना बड़ा लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो यह डबल इंजन की सरकार है। और इसी के ऊपर ये बड़ा विश्वास हरियाणा प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप तीसरी बार किया है। यही तो मेन कारण है। अगर आप देखेंगे ये विपक्ष के लोग और प्रधानमंत्री से इस दौरान इतनी लंबी बातचीत में आपने एक और वादा किया था, आप बता रहे थे, आपका बयान था कि दिल्ली में आपने कांग्रेस को साफ कर दिया, हरियाणा में हम कर देंगे। नहीं, तो ये तो प्रधानमंत्री साफ होना या विपक्ष रहे थे, इसको किस तरह से हम देखें? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, विपक्ष का होना जरूरी है, परंतु हम ये चाहते हैं कि विपक्ष सार्थक चर्चा करे, अच्छे कामों को अच्छा कहे। परंतु विपक्ष तो आजकल ऐसा अच्छा भी है उसको भी बुरा बता रहे ऐसी विपक्ष की हालत होगी है। ये अगर अच्छा काम भी करें, अच्छा काम कितना है, मैं नाम नहीं लेता नेता का, एक नेता हमारे पार्टी में था, मंच के ऊपर था और 20 मिनट के बाद दूसरे मंच पे था। लोग समझ में गए है? समझ गए होंगे, वो इलेक्शन टाइम का आखिरी दिन था, आखिरी दिन था, आपको भी मालूम है। तो ये कितनी गति से मोदी जी ने काम किया है। आप उस सड़क की बात कर रहे हैं 152 मंडी की मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, परंतु ये विकास की दर देखिए, व्यक्ति के जीवन में उनके रास्तों को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आगे भी ये मुकाम रुकने वाला नहीं है। और मैं नासिर जी एक बात आपको बताता हूं, ये हरियाणा की सरकार, हरियाणा के गरीब व्यक्ति ने इसको चुना है और मैं हरियाणा के लोगों के लिए मैं तत्पर हूं। मैंने ये भी कहा है किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, अगर अन्याय होगा तो उसको न्याय मिलेगा। ये हमारी सरकार, कानून के जानकार भी हमारी सरकार की गारंटी आप है, जानते हैं, हमारी सरकार की गारंटी है। कोई नहीं कर, मैं अधिकारियों को भी कहता हूं भी देखिए वातावरण बदल गया है, वातावरण बदला है, हमने 3 गुना गति से काम भी करना है और लोगों के साथ हमने उनको आगे भी बढ़ाना है। जितनी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हैं, चाहे प्रदेश सरकार उसके अंदर सहयोग करती है, दोनों डबल इंजन की सरकार की योजनाओं को गति से लोगों तक पहुंचाने का काम हमने करना है। और उसको लेकर के नासिर जी हमारे तत्परता से हम काम कर रहे हैं, हम कहीं दिक्कत नहीं आ रही। मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जब हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात आती है, चाहे वो मैं नाम लूं, चाहे वो हुड्डा साहब हों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे हों, चौधरी भजन लाल जी रहे हों या और कोई, तो प्रदेश के काम के साथ साथ एक बात ये भी चलती थी कि उन्होंने अपने क्षेत्रों का बहुत विकास किया, उनको चमका दिया। तो क्या आपके गृह क्षेत्र के लोग, अंबाला के लोग, आपके कार्य क्षेत्र के लोग ये मानकर चलें कि प्रदेश के विकास के साथ हमारा और ज्यादा विकास होगा, हम और ज्यादा चमकेंगे? नहीं, देखिए हमारी जो नीति है, हमारी जो सोच है, हरियाणा का समान रूप से विकास। हुड्डा साहब की कंस्टिट्यूएंसी है, हमने भी वहां पर मेरे ख्याल से 50-60 करोड़ 80 करोड़ रुपया
उसकी कंस्टिट्यूंसी में भी खर्च किया होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां के लोगों की अगर कोई समस्या हमारे ध्यान में आती है, लोग मिलते हैं, उसका समाधान होता है। अगर हुड्डा साहब के क्षेत्र के अंदर सड़क बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? हमारा एजेंडा है कि हम भेदभाव नहीं करते, परंतु इनकी सरकार के अंदर तो भेदभाव होता था। और भेदभाव भी किस प्रकार का होता था ये लोग समझते हैं। हरियाणा के अपमानित होना पड़ता था इनकी सरकार के अंदर लोगों को। अगर किसी कहीं से उनकी सरकार का विधायक नहीं है और वहां के लोग काम के लिए चले जाते थे सरकार के पास, उनको ये कहना पड़ता, ये अपमानित होना पड़ता था। कहा वोट तो दिया नहीं आपने, आप आ गए यहाँ कहा काम कराने के लिए, कैसे आपका काम करें? जलील होना पड़ता था लोगों को, अपमानित होना पड़ता था। अपमानित होकर के वापिस आ जाते थे, काम नहीं होते थे। परंतु हमारी सरकार के अंदर हरियाणा के किसी भी कोने से व्यक्ति आएगा, उसको सह सम्मान बात को सुन करके उसका समाधान करने की कोशिश हमारे अधिकारी करते हैं। ये अंतर है। मुख्यमंत्री जी, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और वो है नशे का। हमारे पड़ोसी राज्य बुरी तरह नशे की चपेट में है और हरियाणा में भी बढ़ता हुआ नशा कई बार चिंता का सबब बन जाता है। हरियाणा में नशे को लेकर क्या स्थिति है? आपने एक वादा किया है कि 2029 तक हम हरियाणा को नशा मुक्त बनाएंगे, उस दिशा में किस तरह के काम हो रहे हैं? क्या रोड मैप आपने अपनाया? आप देखिए नसीर जी, हमने इसके ऊपर एक बड़ी योजना रचना बनाई है और उसके लिए हमारे जो नियरेस्ट स्टेट्स हैं उनके साथ बैठ करके भी हमने रचना योजना बनाई है। हमारे जो बड़े उच्च स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने अभी पिछले दिनों बैठक भी किया था, मैंने भी इसकी बैठक एक लिया था और फिर सभी स्टेट्स के अधिकारियों को भी बुला करके एक बड़ी बैठक की है। नशा युवाओं के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नशा गरीबी लेकर के आता है। नशा एज को कम कर देता है। हम जिस गति से विकास करना चाहते हैं उस विकास में बाधा बन जाता है। हम ये चाहते हैं कि इतना बड़ा ब्रिलियंट अगर कोई बच्चा होता है जिसका प्रदेश को, जिसका देश को लाभ मिलता है, अगर वो कहीं नशे की तरफ बढ़ जाए तो प्रदेश को और देश को भी नुकसान होता है उसका। हमने इसके लिए बड़ी एक योजना परिकल्पना की है कि इस नशे के ऊपर गंभीरता से हमारी सरकार वो काम कर रही है। हमने एक मानस पोर्टल भी खोला है और हमने कहा है, क्योंकि वो केंद्र के साथ हमारा इसके साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। जो ये हमारा मानस पोर्टल है, हमने इसका नीचे लोगों को भी कहा है, इसका प्रचार भी किया है कि इस मानस पोर्टल के ऊपर अगर कोई व्यक्ति गांव में या किसी मोहल्ले में, वार्ड में अगर कोई नशे को लेकर के वहां काम कर रहा है तो आप उस मानस पोर्टल के ऊपर उसका नाम लिख दीजिए। आपके नाम को बिल्कुल उसको प्रचारित नहीं किया जाएगा, उसको ओपन नहीं किया जाएगा, आपके नाम को हाइड रखा जाएगा। परंतु हमारी सरकार तुरंत जहां पर भी ये नशा चल रहा है उसके ऊपर जाकर के तुरंत कड़ी कार्रवाई करने का काम हमारी सरकार करेगी और उसको लेकर के उसके लोग उससे अभी ये चल रहा है। हमने कहा है कि इसके अंदर ज्यादा लोग इन्वॉल्वमेंट हों, उसको लेकर के मैंने 2 बड़े कार्यक्रम भी सोचे थे, क्योंकि लगातार पीछे विधानसभा का चुनाव आ गया तो उसके कारण से वो पोस्टपोन करना पड़ा। फिर ये स्थानीय निकाय का इसकी डेट रख दी थी, फिर पोस्टपोन करना पड़ा। मैंने हरियाणा प्रदेश के सभी सरपंचों को, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन सबको 2 डेटें मेरी कैंसिल हो गई हैं, परंतु अब विधानसभा का ये सत्र शुरू हो रहा है 7 तारीख को। इसके तुरंत बाद मैं सरपंचों से बुला करके बात करने वाला हूं और हमने इसके लिए भी बड़ी एक और योजना उसके अंदर बनाई है। हमने नशा फ्री गांव करना है, नशा फ्री पंचायत, और उसके लिए हम उसको इंसेंटिव भी देंगे, उससे हम सम्मानित भी करेंगे। कोई सरपंच या वहां गांव के लोग अगर अपने गांव को नशा मुक्त करते हैं, नशा फ्री करते हैं, तो हम उसके लिए हमने पूरी रचना योजना बनाई है। उसके लिए हम उनके बीच में अनाउंसमेंट करने वाले हैं। आपने एक और संकल्प लिया है कि अगले 5 साल में हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इस संकल्प को, इस वादे को किस रोड मैप के तहत, किस विजन के साथ आप पूरा करेंगे? किस तरह की व्यवस्था इसको लेकर की जा रही है? डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रहेगा नौकरी? देखिए नसीर जी, हम इसको हर साल
जितनी वैकेंसीज हम निकाल करके लगातार हर साल उसको फिलअप करने का काम करेंगे। हमने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। हमने 5 साल के अंदर 2 लाख नई नौकरियां देनी है, हम देंगे। हमने पूरा रोड मैप तैयार किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र के अंदर कहा था, मैंने 100 दिन के बाद प्रेस के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस बात से अवगत कराने का काम किया है कि ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। हमने अपने संकल्प पत्र के 18 वायदों को, जिसका बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला है, एक की जिसकी आपने चर्चा की है, उनको पूरा किया है। 10 ऐसे वायदे हैं जो इसके अंदर जुड़ने वाले हैं, अभी शीघ्र ही जुड़ जाएंगे, जिनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बकाया है। और जो ही उनकी प्रशासनिक हमारे पास परमिशन आती है तो वो भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। ये 18 की जगह 28 वायदे हमारे संकल्प पत्र के वो पूरे हो जाएंगे, जिसके अंदर कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय, लगभग सारे महत्वपूर्ण है, जिसका हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ मिल रहा है। हमने ये बात कही थी कि 8 तारीख के बाद, एक तो 25,000 नौकरियों की बात मैंने कही थी, दूसरा मैंने कहा था कि हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर 8 तारीख के बाद अगर कोई किडनी का पेशेंट है, उसका कोई पैसा नहीं लगेगा डायलिसिस का, उसका फ्री होगा। 8 तारीख के बाद सबसे पहले सैन अगर मेरा हुआ है, उसी फाइल के ऊपर हुआ। और आज हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर किसी का कोई पैसा डायलिसिस का नहीं लगता, फ्री में वो इलाज हो रहा है। हमने ये बड़ा काम किया है। हमने एक और बड़ा काम किया है कि जो हमारे पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से जो काश्त तो कर रहे थे, परंतु मालिकाना हक नहीं था उनके पास, हमने मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी कहा कि ऐसे जो हमारे पट्टेदार किसान हैं, काफी संख्या के अंदर मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिला है। हमारे जो पट्टेदार किसान हैं, हमने उनको 2004 का कलेक्टर रेट के ऊपर मालिकाना हक देने का काम कैबिनेट में हमने चर्चा की और विधानसभा के अंदर हम लेकर के आए और उस बात को हमने पूरा किया। आज उन पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी, नौकरियों को लेकर आपका काफी जोर रहा। बिना पर्ची बिना खर्ची का नारा पूरे प्रदेश में गूंजा, वो साकार होता हुआ भी दिखा। इसके साथ ही तकनीक का भी इस्तेमाल आप नौकरियों को लेकर करने वाले हैं। इस तरह का विजन भी आपके सामने है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, एआई का इस्तेमाल किया जाए प्लेसमेंट के लिए, बच्चों के प्लेसमेंट के लिए, ताकि आप तक सही डाटा पहुंचे और उनको सही जॉब्स मिले। इसको लेकर किस तरह का विजन आपके जहन में इस वक्त चल रहा है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ से देश की पहली यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी, भगवान विश्वकर्मा कौशल यूनिवर्सिटी दुधौला पलवल के अंदर हमारी ये पहली देश की यूनिवर्सिटी है। मैंने उसको भी रिव्यू किया था। रिव्यू करके मैंने अधिकारियों को भी पूछा है कि आपके क्या जो हमारे यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं हरियाणा के अंदर, अगर आप 2014 से पहले और अब 2025 के अंदर देखें तो बड़ी संख्या के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री आई है। और हमने उनसे बात किया कि वो MOU साइन करते हैं इंडस्ट्रीज के साथ, MOU साइन करके कि उनको किस प्रकार का स्किल वहां पर युवा की आवश्यकता है, उसी प्रकार का ट्रेनिंग कौशल उनको वहां दिया जाता है और वहां दे करके उसको प्लेसमेंट किया जाता है। और इससे बड़ा लाभ हमारे युवाओं को भी मिल रहा है। और कई कौशल केंद्र हमने खोले हैं जिससे कि हमारे युवा वहां कौशल ले सके। शॉर्ट टर्म हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म हमारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे जो ITIs हैं उसके अंदर हम 6 महीने का है या 1 साल का है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हमारे ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स उसके अंदर चलते हैं। और उसके माध्यम से उनको उस जिस प्रकार का कौशल युवा को चाहिए उसको दे करके प्लेस करने का काम हम लगातार कर रहे हैं। और मैंने कहा भी है अब अधिकारियों को कि इसकी भी एक अकाउंटिंग हम कर लें कि कितना हमने युवाओं को प्लेसमेंट दिया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां भी बाहर भी हम भेजने का काम करते हैं।
अगर बाहर से कोई मांग आती है, हमने विदेश सहयोग विभाग बना रखा है। उस विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से कि किस प्रकार का स्किल युवा बाहर आवश्यकता है, उसकी डिमांड हमारे पास आती है और हम उन युवाओं को बाहर भेजने का काम भी करते हैं। उनका कोई खर्च नहीं होता, सिर्फ उनका टिकट का किराया लगता है। ये इतना बड़ा काम, और हमने लगभग 500 युवाओं को बाहर भेजने का काम भी इस विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से कर दिया है। मां बाप को भी चिंता नहीं है। आजकल जिस प्रकार से डोंकी का सिस्टम अपना रखा है, मैंने युवाओं से इस बात का आग्रह किया है कि ये गलत रास्ता मत अपनाइए। इस गलत रास्ते को अगर हम अपनाएंगे तो हमारे जीवन को खतरा है। माँ बाप को चिंता रहती है, माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा जब तक वहां पहुंचता नहीं है, जब तक वहां सेटल नहीं होता, उसको बड़ी चिंता रहती है। डंकी का मुद्दा आपने संकल्प पत्र में भी डाला है। मैंने डाला है कि हम विधानसभा में लेकर के आ रहे हैं। इसको जड़ से खत्म करने के लिए ऐसा ना हो, उसको लेकर नहीं, हम एक्ट बना रहे हैं इसके ऊपर। मैंने उस पिछले दिनों घोषणा की थी कि हम इसको विधानसभा में एक्ट बनाएंगे और ये गलत रास्ता नहीं अपनाया जाना चाहिए। अगर कोई हमारा जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, जो वो बाहर भेजने का ये काम करते हैं, वो बाकायदा रिकॉर्ड रखें, कौन युवा कहाँ गया है, वो सरकार को शेयर करेगा, सरकार को पता होना चाहिए, करे ना काम वो, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। परंतु एक ठीक दिशा के अंदर काम करें, गलत रास्ते से नहीं, ठीक रास्ते से। अगर उनको भी हमारी कोई आवश्यकता सरकार के लेवल के ऊपर पड़ेगी, हम उनका भी सहयोग करेंगे। जो हमारे प्लेसमेंट एजेंसीज हैं, वो हमारे से कोई सहयोग की आवश्यकता सरकार से अगर चाहते हैं कि हमें यह सहयोग चाहिए, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ठीक एक रास्ते से युवा बाहर जा रहा है तो उनको कहीं काम मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें सख्ती कार्रवाई भी की और हमने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अंदर हमने, कोई हमारा व्यक्ति अगर बिजनेस करने के लिए जाता है, कोई वहां एजुकेशन के लिए जाता है या वहां नौकरी के लिए जाता है, सरकार सहयोग करती है ना, बिल्कुल सहयोग करती है। हमारा विदेश सहयोग विभाग बना हुआ, वो जाए, वहां पर जाएगा तो हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। हरियाणा में किसानों की बात अगर की जाए तो उसको लेकर लंबे वक्त तक राजनीति भी हुई, हर सरकार ने बड़े बड़े दावे किए। आपके नेतृत्व में हरियाणा के अंदर किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी मिल रही है और हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। इस पर विपक्ष ये कहता है कि सरकार को एमएसपी पर गारंटी देनी चाहिए, गारंटी कानून क्यों नहीं बनाती सरकार? और ये सवाल भी उठाते हैं विपक्ष के नेता कि 24 फसलों में ऐसी फसलें भी शामिल कर ली जो हरियाणा में होती नहीं है। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है नसीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष झूठ बोलने का काम करता है, अपनी तरफ नहीं देखता। मैं विपक्ष के लोगों को पूछना चाहता हूं, 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी ली। 2014 से पहले का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, आपको दिखाना चाहिए, देश के किसानों को दिखाना चाहिए कि जब वो एमएसपी देते थे कितना पैसा बढ़ाते थे। ये कांग्रेस की सरकार थी। ये आज तो कुछ भी बोल दें, झूठ बोलने में तो जोर नहीं लगता, बोल दिए झूठ, हम भी कहते हैं भाई बोलिए, वही तरह काम है झूठ बोलना, आप बोलते रहिए झूठ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोग समझ चुके हैं भी, ये लोग तो झूठ से सिवाय बात ही नहीं करते। मैं तो ये आपके चैनल के ऊपर, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि 2014 से पहले जब जब भी एमएसपी का रेट किसान को दिया गया, कितना पैसा दिया गया। 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए, हर वर्ष एमएसपी किस रेशो के अंदर बढ़ाया गया। उसकी तुलना अगर वो पिछले 10 साल के अंदर जो कांग्रेस का रहा 2014 से पहले और 2014 से लेकर के 2024 10 साल का इसका अगर देख लें तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। और एक और बात कह रहा हूं नसीर जी, मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, लाखों एकड़ भूमि के ऊपर जो स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, पानी जमीन के ऊपर पहुंचा करके एक बड़े क्षेत्र को भी पैदावार उसके अंदर किसान की करवाने का काम इसके माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो कांग्रेस के समय में 2014 में जितना अनाज वो परचेज करते थे एमएसपी के ऊपर, 2024 उसका भी 2 गुना ज्यादा मेरे ख्याल से हो गया होगा।
2 गुना ज्यादा हो गया होगा। वो भी खरीद रहे हैं, एमएसपी भी ज्यादा दे रहे हैं। एक तरफ नहीं है, 2 तरफ बढ़ रहा है। 2 तरफ किसान को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार, मोदी जी लगातार किसानों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये जो बात करते हैं किसान हितैषी की, मैं उन्हीं से पूछता हूं, वो बताएं इस बात का। ये तो ट्वीट मास्टर हो रहे हैं आजकल, ट्वीट करते रहते हैं। जानकारी है धरातल की है नहीं है, क्या जानकारी है क्या नहीं, कुछ पता नहीं लगता इनको, ट्वीट कर देते हैं। मैं इन्हीं को पूछना चाहता हूं, 2004-05 के अंदर कांग्रेस की सरकार आई। यूरिया का जो एक थैला था वो लगभग मेरे ख्याल से 200 कुछ रुपए का मिलता था। डीएपी का मिलता था 450 रुपए का। और ये 2012-13 कांग्रेस की सरकार, 10 साल के बाद 12-13 के अंदर डीएपी खाद का किसान को थैला 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया। यूरिया का वो चला गया 400-500 रुपए के ऊपर चला गया। परंतु कोई ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस की सरकार थी। भाई किसान के ऊपर इतना दबाव बढ़ गया, एकदम 2 गुना ज्यादा रेट हो गए हैं खाद के, कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ समाधान निकाल करके उसके रेट को कंट्रोल किया जाए। नहीं किया, मेरे किसान के ऊपर दबाव पड़ा। 2022 इस खाद के दाम के रेट फिर बढ़े। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर पड़ोसी कंट्रीज के अंदर अगर हम देखें, 3000 रुपए डीएपी खाद का थैला का रेट चला गया। यूरिया के दाम बढ़ गए, लगभग 1000-1200 रुपए के ऊपर चला गया। परंतु दिल्ली के अंदर किसान हितैषी सरकार बैठी, किसानों की पीड़ा को समझने वाली सरकार बैठी। ये जो लोग दुष्प्रचार करते हैं, उसके ऊपर तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक बुला करके निर्णय किया कि जितना पैसा खाद के अंदर बढ़ा है वो सारा का सारा ऊपर का पैसा वो केंद्र सरकार वहन करेगी। किसान के ऊपर 1 पैसे का दबाव नहीं पड़ेगा। आज भी मेरे किसान को उसी भाव के अंदर वो यूरिया और डीएपी मिल रहा है। ये एक बड़ा उदाहरण देखने को हमारे सामने मिलता है। परंतु किस प्रकार से कांग्रेस दुष्प्रचार करती है। मुख्यमंत्री जी, आधी आबादी को लेकर, देश की महिलाओं को लेकर, प्रदेश की महिलाओं को लेकर बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं और हर बार महिलाओं को लेकर बातें होती हैं। आपकी सरकार 1,85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बना चुकी है। ड्रोन दीदी बनाने की प्रक्रिया में भी लगातार आपकी तरफ से काम किया जा रहा है। लाडो लक्ष्मी योजना आप 100 दिन के अंदर अमल में ले आए हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार की तरफ से और किस तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे देश की आधी आबादी और मजबूत हो, सशक्त हो? देखिए नसीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने लगातार बहनों को सशक्त करने के बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से किया है। एक बहुत बड़ा लोगों के अंदर इस बात का भी रहता था कि बेटियों को गर्भ में ही मार देते थे। आपको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2015 पानीपत के अंदर 22 जनवरी 2015 को पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए और उन्होंने एक आह्वान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये विपक्ष के लोग उसको भी मजाक करते हैं। अरे आप अपने गिरेबाह में जाकर के देखिए कि आपके समय में स्थिति क्या थी। स्थिति बदल गई है। आज बेटियों के लिए जो माँ बाप ये समझता था कि बेटी हमारे ऊपर बोझ है, मोदी जी के इन 10 वर्षों के अंदर बेटी बोझ नहीं रही, वो आत्म निर्भर बन गई है। ये एक सरकार की नीति का परिणाम है। उसको योजना के साथ जोड़ करके सशक्त किया है। आज मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज एक कार्यक्रम में गया था। पास आउट का एक सीआरपीएफ का कार्यक्रम था, उसके अंदर हमारे अधिकारियों की पास आउटिंग थी गुरुग्राम के अंदर। मैं सुबह वहीं पर था। 2 बेटियां भी थी उसके अंदर। इतिहास में यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार हुआ कि बेटियों के लिए कमीशन बनाया गया और उनको भी आर्मी के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर आज ऑफिसर्स बन करके हमारी बेटियां काम कर रही हैं। आज बॉर्डर के ऊपर हमारी बेटियां काम कर रही हैं।
उनको सशक्त किया गया है, मजबूत किया गया है। नरेंद्र मोदी जी की नीति है। मोदी जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को सशक्त किया, मजबूत किया है, उनको लखपति दीदी बनाया है। मोदी जी ने ड्रोन दीदी बहनों के लिए, मोदी जी ने ड्रोन दीदी उनको स्किल किया है। और हमने हरियाणा के अंदर 5000 का लक्ष्य रखा है। हमने 100 बहनों को स्किल करके उनको ड्रोन भी देने का काम किया है। 100 बहनों को ड्रोन दे दिया। 8 लाख रुपए का ड्रोन है, मुफ्त में ड्रोन देने का काम हमारी सरकार करे। किस प्रकार से उनको सशक्त और मजबूत करने का काम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को किया जा रहा है। ये सरकार की नीति है। और उसके माध्यम से लखपति दीदी की जो आपने बात की, उनको सशक्त और मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। तभी तो हमारी बहनें बेटियां मोदी जी से स्नेह करती हैं। क्यों स्नेह करती हैं? आज तक कांग्रेस ने जो नारी वंदन शक्ति बिल नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में लेकर के आए, कांग्रेस ने तो आज तक उसके ऊपर विचार नहीं किया, उसको डस्टबिन में डाल करके रखा। वो किसी को लाभ नहीं देते थे, ओबीसी को लाभ नहीं देते थे। ओबीसी का तो सरेआम खड़ा होकर के उन्होंने विरोध करते रहे कि इनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, खाली वोट बैंक के लिए उनको उपयोग करते थे। वोट दे दो हमें, हम राजी हैं और हम अपना काम करेंगे, अपने परिवार का करेंगे। ओबीसी वाले घूमते रहते थे बेचारे। परंतु मोदी जी ने आकर के ओबीसी को भी सम्मान दिया, नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पास किया कि क्यों नहीं हमारी बेटियां इस देश के विकास के अंदर वो भी अग्रणी भूमिका में आकर के काम कर सके। ये अगर कोई सोच कोई रख सकता है तो ये नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति रख सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प और लिया है कि 2047 तक भारत को, देश को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। उस संकल्प को पूरा करने में हरियाणा जैसे राज्य की भूमिका क्या रह सकती है, क्या होनी चाहिए? हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने में उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके कि 2047 तक ये भारत विकसित राष्ट्र बने, विकसित हरियाणा बने, उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दिशा के अंदर भी हम गति से काम कर रहे हैं। आज अगर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास वो युवा की ताकत है, वो शक्ति है जो इस विकसित राष्ट्र को आगे ले जाने का काम कर रही है, उसी के कंधों के ऊपर एक बड़ा वजन है। आप लोग देखेंगे पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से, मैंने अभी स्टार्टअप्स के साथ उनके सुझाव लिए थे, उनको बुलाया था। उनके सुझाव बड़े मार्मिक लगे, दिल को छूने वाले लगे। जो उन्होंने मेरे को बातें बताई कि एक व्यक्ति अगर जो ठान लेता है वो कहां से कहां पहुंच जाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं तो पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैंने स्टार्टअप शुरू कर दिया। कॉलेज में जाता था, मेरे पास पैसा भी नहीं था, मैंने जीरो इकोनॉमी के ऊपर मैंने अपना काम शुरू किया। और जब मैंने जीरो से काम शुरू किया और लगातार मैं उसके अंदर लगा रहा, धीरे धीरे करके मैं आज, उसने कहा कि मैं 100 करोड़ की टर्नओवर आज फाइल करता हूं। एक व्यक्ति कहां से चलता है, कहां पहुंच जाता है, ये अगर कोई ताकत पीछे कोई बैठी है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति तो बैठा है। हमारा युवा आगे बढ़ रहा है। अगर आप लोग देखेंगे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर लाखों की संख्या में हमारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स, स्टार्टअप से भी यूनिकॉर्न बन गए हैं लाखों की संख्या में। इसके पीछे ताकत मोदी जी की है। मोदी जी चाहते हैं कि हमारा युवा वो यहां रह करके इस देश को एक विकसित की तरफ ले जाने का काम हमारा युवा करे। और उसको लेकर के चाहे मेक इन इंडिया है, मुद्रा बैंक योजना है, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार हमारी सरकार कर रही है। जिन लोगों के अंदर, जो युवा ये सोचते हैं कि हमने आगे बढ़ना है, मेहनत करते हैं, सरकार उसको पूरा पुश करती है, आगे बढ़ाती है। और उसका मेन कारण है, मैं आपको बताना चाहता हूं नसीर जी, कि जब युवा आगे बढ़ेगा तो
ये राष्ट्र विकसित होगा। मुख्यमंत्री जी, एक बड़ा विषय है यूसीसी का देश के अंदर। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जब हरियाणा में हमें सही समय महसूस होगा तो हम हरियाणा में भी इसको लागू करेंगे। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है यूसीसी लागू करने वाला। तो आपको लगता है कि हरियाणा में इसकी जरूरत है और वो सही समय कब तक है? नहीं, देखिए, इसकी जरूरत तो पूरे देश में है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इसकी एक बात करते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर 2 कानून क्यों? देश में 2 कानून नहीं होने चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए। एक कानून के माध्यम से व्यक्ति को न्याय मिलेगा, 2 कानूनों से तो न्याय भी नहीं मिलता, भेदभाव होता है। भेदभाव क्यों? जब अगर योजना एक चलती है, ये नरेंद्र मोदी जी के समय में ये किसी को नहीं देखती, गरीब को देखती है। कांग्रेस के समय तो ये बात बोलते थे कि भाई इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, ये बात कांग्रेस के लोग बोलते थे। परंतु मोदी जी बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला अधिकार वो गरीब का है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, कोई भी है, वो गरीब को हमने उसका उत्थान करना है, उसको बढ़ाना है। और बिना भेदभाव के, अगर आप लोग नसीद जी देखेंगे कि देश के अंदर बिना भेदभाव के गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुझे खुशी है इस बात की कि हम लगातार मोदी जी की उन नीतियों को, अब डबल इंजन की सरकार मिलकर के आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और यूसीसी, यहां पर भी मैंने पीछे भी ये बात कही थी कि जब समय आएगा उसको हम करेंगे। आएगा समय, जल्दी समय आएगा। कर्ज को लेकर अक्सर हरियाणा के अंदर काफी आरोप सरकार पर लगते हैं। विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, दूसरी पार्टियों की बात की जाए, कहते हैं कि लगातार हरियाणा के अंदर कर्ज बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेता तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा की बात कर देते हैं। हरियाणा में कर्ज की सही स्थिति क्या है और किस तरह से इसको देखा जाए, किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? कर्ज को लेकर आंकड़े हैं क्या सही? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं नसीर जी, विषय मैंने 2-3 रोज पहले अभी किसी पत्रकार ने मेरे को क्वेश्चन किया था, तो मैंने उसको ये बात कही थी कि हम अपनी चादर में हैं, हम चादर से बाहर नहीं हैं और चादर में रह करके हम काम कर रहे हैं। अगर पड़ोसी राज्यों को मत देखें, गंभीर है मामला। परंतु जो लोग इस बात को उठा रहे हैं, मैं उन लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कहें वो कुछ भी, वो ये बताएं जब वो सत्ता के अंदर आए थे तब कितना था और जब छोड़ करके गए तब कितना था। वो बताने का झूठ क्यों बोल रहे? भाई, हमने कहा है कि हम अपनी चादर में हैं, चादर से बाहर नहीं न जाएंगे। परंतु एक बात और देखिए, 2014 का हरियाणा देखिए, 2024 का हरियाणा देखिए, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आज एक भी जिला, आज हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिला को 4 लेनिंग रोड न लगा हो। आज हरियाणा के अंदर बेटियों के लिए 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ता। 20 किलोमीटर की फ्रीडे में हरियाणा के हर जिले के अंदर, ये 10 वर्षों में खड़ा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों को अच्छा राजकीय महाविद्यालय मिल जाएगा, मिल रहा है पढ़ने के लिए। आज हजारों की संख्या में बेटियों को नजदीक में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। और आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। ये इनके समय के अंदर 2014 में, मैं लंबी बात नहीं जा रहा हूं, कांग्रेस का शासन था, 10 साल तक रहा और हमारी माताओं को, बहनों को 2 किलोमीटर दूर सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लाना पड़ता था। आज इन्हीं 10 वर्षों के अंदर 2014 से लेकर के 2024-25 चल रहा है। आज मेरी माता बहन हरियाणा के किसी कोने में सर के ऊपर मटका रख करके पानी लाती दिखाई नहीं देती। ये बदलाव अगर आया है, ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 से पहले 4 घंटे 5 घंटे बिजली आती थी। ये डबल इंजन की सरकार है। 10 वर्षों के अंदर
क्या हालात थे गांव के अंदर। गांव के अंदर व्यक्ति खाना की प्लेट आगे आ जाती थी, लाइट चली जाती थी, कैसे खाता था कैसे नहीं खाता था। मच्छर काटते रहते थे पूरी रात, बिजली नहीं आती थी। तूफान अमृतसर आता था, बिजली हरियाणा की कट जाती थी। ये इस प्रकार की हालात थी। 3 दिन लाइट नहीं देते थे, 4-4 दिन लाइट नहीं देते थे। ये हालात थे इनके समय के अंदर, लोगों को मालूम है। परंतु बदला है वातावरण, वातावरण बदला है पिछले 10 वर्षों के अंदर। आज हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो इस डबल इंजन की सरकार ने किया। और खाली बिजली नहीं दी, आप ये भी देखिए कितने पावर हाउस लगे हैं। 2014 के पहले की संख्या देख लीजिए, 2024 की संख्या देख लीजिए, कितने पावर हाउस लगे हैं, बड़े पावर हाउस लगे हैं। हमने सोलर के अंदर आगे बढ़ाया है, सोलर की हमने लगातार बिजली वो पैदा हो, ग्रीन एनर्जी मिले। हमने शिक्षण संस्थान के ऊपर, घरों की छतों के ऊपर एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों को उसके साथ जोड़ने का काम किया है। हमने 5 HP 10 HP की मोटरों को भी सोलर के साथ जोड़ने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया है। लगातार गति से हम इसके अंदर भी काम कर रहे हैं कि हमें ग्रीन एनर्जी भी मिले। परंतु किस प्रकार से बोलते हैं, सड़कों की बात मैंने कही है। आज अगर इन 10 वर्षों के अंदर देखते हैं, हमारा 10 वर्षों के अंदर जो ये रेल की कनेक्टिविटी है, इसके अंदर कितना बड़ा सुधार हुआ है, कितना बड़ा बदलाव आया। मेरे हरियाणा के अंदर 2014 से पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी, आज कितनी यूनिवर्सिटी है। मेरे हरियाणा के अंदर 10 वर्ष पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज हरियाणा प्रदेश के पिछले 10 वर्षों के अंदर 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़े कर दिए हैं। आज मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल मेडिकल यूनिवर्सिटी बन जाती है, वो खड़ी हो जाती है, जल्दी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकारी हॉस्पिटल हैं, 50 बेड का है उसको 100 बेड का करने का काम किया है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर। 100 बेड का है तो उसको 200 बेड का करने का काम किया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी गति से बढ़ा है। अगर हम देखें, हमारे एप्पल मंडी खड़ी हो गई है, अगर आप लोग देखेंगे हर क्षेत्र के अंदर। नासिर जी, अगर बारीक से बारीक स्थान के ऊपर भी आप नजर डालेंगे, पिछले 10 वर्षों के अंदर गति से बदला है, विश्वास जमा है लोगों का। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा हुआ करता है। विपक्ष के नेता हमारे मंच पर भी आए, उन्होंने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। विधानसभा में भी ये मुद्दा कई बार गूंजता है, बजट सत्र की शुरुआत होगी, शायद वहां पर भी आए। क्या चिंताजनक है हरियाणा की कानून व्यवस्था? देखिए नसीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के हमारी सरकार बिल्कुल स्टिक है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को कोई चिंता लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के करने की जरूरत नहीं है। आपका भाई बैठा है, हम बड़ी सख्ताई से उसके साथ निपटते हैं। हमारी पुलिस बड़ी सख्त है इस मामले को लेकर। हमने पुलिस को कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है और ना हम करेंगे। हम सख्ताई से उसके साथ पेश आते हैं। और जो लोग ये बात कर रहे हैं, इनके 10 वर्षों के अंदर FIR तक दर्ज नहीं होती थी। मैं पूरा का पूरा चिट्ठा इनके 10 वर्षों का निकाल करके दे दूंगा कि इनके समय के अंदर कितना क्राइम होता था। FIR दर्ज नहीं होती थी। हमारे यहाँ 0 FIR है 10 वर्षों के अंदर। अगर कोई थाने के अंदर FIR दर्ज नहीं होती तो वो ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकता है। ये सुविधा भी दी है। परंतु हमने इनके समय के अंदर जो क्राइम होता था उसके ऊपर काबू पाया है और हम गति से पा रहे हैं। आगे भी हमने कहा है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, किसी प्रकार का समझौता नहीं है। हम उसके सख्ताई से पेश आएंगे। क्या मतलब है? लोग शांति चाहते हैं, लोग अपना कारोबार करना चाहते हैं, करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, बेसहारा पशुओं की बात की जाए, आवारा पशुओं की बात की जाए, ये मुद्दा काफी गर्माता रहा है। आपकी सरकार ने गंभीरता से इसको लेकर कदम भी उठाए, गौशालाओं का बजट भी बढ़ाया, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी जगहों पर अब ये समस्या है और आप भी इसको लेकर काफी गंभीर रहे हैं। मैं संक्षेप में इसमें आपसे जवाब चाहूंगा कि किस तरह की कोशिश हो रही है कि हरियाणा को कैटल फ्री, जो बेसहारा पशु हैं, उससे निजात मिल सके? नहीं, हमने इसके लेकर के एक बड़ी प्लानिंग बनाई है। पिछले दिनों मैंने सभी
हमारे कई बार एक्सीडेंट वगैरह बहुत से हादसों का शिकार नहीं, अब उसके ऊपर बहुत लगातार काबू पाया जा रहा है। ऐसा नहीं, हमने उसके लिए अलग से बजट भी एलोकेट किया है। हम लगभग ये पहले 40 करोड़ का बजट था, अब 500-525 करोड़ रुपए का बजट है। एक बहुत बड़ा बजट हमने दिया है। हमने गौ अभ्यारण्य भी बनाए हैं, हमने गौशालाएं बनाई, उनका सरलीकरण भी किया है कि अगर कोई गौशाला खोलना चाहता है उसका कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, उससे भी फ्री कर दिया है। उसके अंदर हमने बिजली को लेकर के भी उसका 2 रुपये यूनिट लगेगा। और कहीं तो गौशालाएं ऐसी हैं कि जो आत्मनिर्भर बनी है, उनको पैसे की भी आवश्यकता नहीं है, और हम जहाँ आवश्यकता पड़ती है उसको सहयोग भी कर रहे हैं, चारे के लिए सहयोग कर रहे हैं। और हम लगातार इसके ऊपर काबू पा रहे हैं और गति से। देखिए, काम जब चलता है तो चलता है, ऐसा नहीं है। और हम उसको लेकर के जहां जहां गौ अभ्यारण्य बनाने की बात है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। जहां गौशाला खोलने की बात है, कोई खोलने के लिए था वो भी खोलते हैं। और उसके अंदर जो हमारा बेसहारा पशु है उसको हम गौशाला में या हम गौ अभ्यारण्य के अंदर भेजने का काम। मैं आखिरी के 2 सवाल और आपसे करूंगा। दिल्ली इलेक्शन के दौरान एक बड़ा आरोप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा पर लगाया था, यमुना में पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजा जा रहा है। और उस वक्त आपके जो बयान आए थे, आपके चेहरे से भी लगा कि आप काफी आहत हुए इस तरह के आरोपों को सुनकर, और आपने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री ने भी इस पर बात की, आपकी पार्टी के और नेताओं ने बात की। दिल्ली चुनाव के दौरान ये मुद्दा जो हरियाणा पर आरोप लगा था, क्या आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ? साफ कर दिया बिल्कुल। अरे जिस माटी के ऊपर उसने जन्म लिया उसी के ऊपर आरोप लगा दिया। मैंने कहा भी जब ये हरियाणा का नहीं हुआ तो थरा कहां से हो जाएगा? थरा भी नहीं है, ये साफ कर दिया कि आपके सामने यार, पानी भी नहीं मांगने दिया, साफ करके फेर दिया। एक आखिरी सवाल मुख्यमंत्री जी, बजट को लेकर उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं लोगों की। जिस तरह से आप लगातार बैठकें कर रहे हैं, हर वर्ग के साथ आप बैठक कर रहे हैं, अपनी पार्टी के विधायकों के अलावा विपक्ष की पार्टियों के साथ आपने विपक्षी पार्टी के विधायकों के साथ भी बैठक की। और मैं कुछ बयान भी सुन रहा था विपक्षी पार्टियों के विधायकों के, वो काफी संतुष्ट हुए कि मुख्यमंत्री के पास हमने अपने सुझाव दिए, उन्होंने बड़े गंभीरता से हमारे सुझावों को सुना। तो एक अच्छी कोशिश पूरे प्रदेश में देखी जा रही है, इसकी तारीफ भी हो रही है। तो हरियाणा के लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार बजट, जब आप वित्त मंत्री के रूप में पहली बार बजट पेश करेंगे, कि बहुत कुछ खास और बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, ये हरियाणा प्रदेश के हमने लगभग हर वर्ग से चर्चा करके उनके सुझाव आमंत्रित किए हैं। हमने पहली बार हरियाणा के अंदर पोर्टल बना करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के उसके ऊपर भी सुझाव लिए हैं। पोर्टल के ऊपर लगभग 10,000 के करीब में सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छे सुझाव, चाहे वर्ग के अनुसार दिए हों, चाहे लोगों ने हमें ऑनलाइन दिए हों, अच्छे सुझाव आए हैं। उन सबको हम समाहित इसके अंदर कर रहे हैं। एक अच्छा बजट जो हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरे। हमारी सोच है कि हरियाणा प्रदेश ये तीव्र गति से आगे बढ़े और उसी आधार के ऊपर ये बजट आ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह, आशीर्वाद, मार्गदर्शन है और हम गति से काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, खबर अभी तक के इस मंच के लिए, वक्त निकालने के लिए, हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत बेबाकी से और सारे सवालों के आपने जवाब दिए। इन अल्फाज के साथ, इन शब्दों के साथ हम इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। आपके लिए एक शेर कि उजाले बांट कर हर शाम घर जाने की आदत है, मैं सूरज हूं समंदर में उतर जाने की आदत है, दिखावे के लिए मुझसे झूठी मोहब्बत मत करना, मेरे हमदम मुझे हद से गुजर जाने की आदत है। ये आप कह रहे हैं हरियाणा के लोगों से विकास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नसीर जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी यहाँ तशरीफ लाने के लिए। और आपसे गुजारिश है मेरी कि आप चंद मिनट और दें सर, स्टेज पर ही हमें सिर्फ चंद मिनट आपके मुबारक हाथों से कुछ लोगों को सम्मानित कराएंगे। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल गर्ग जी से गुजारिश है कि मुख्यमंत्री साहब को भी सम्मानित करेंगे, लेकिन उससे पहले सर, आज के हमारे इस आयोजन को जिन लोगों ने 4 चांद लगाए हैं, जिनकी वजह से आज ये खूबसूरत और बेहतरीन कार्यक्रम हम पेश कर पाए हैं, हम चाहते हैं कि आपके मुबारक हाथों से हम उनको सम्मानित करवाएं। आज हमारे इस आयोजन में हमारे नॉलेज पार्टनर महर्षि मार्कंडेश्वर डीन टूवी यूनिवर्सिटी हमारे स्पॉन्सर है एक तरह से, और उनके एसोसिएशन में जिन लोगों ने आज काम किया,
उन्हें हम आपके जरिए सम्मानित करवाना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टेज पर आने के लिए दावत देना चाहूंगी चिंतामणि प्रोजेक्ट कंपनी को, जो आज हरियाणा में अलग पहचान बना चुकी है, रियल एस्टेट में हर रोज नए आयाम स्थापित कर रही है। ऐसे शख्स हमारे बीच हैं चिंतामणि प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जनाब पंकज हंस साहब और डायरेक्टर नेहा शालिनी दुआ जी, जो समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और अब मैं बुलाना चाहूंगी करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली चंडीगढ़, जो ट्राई सिटी समेत हरियाणा में बोर्डिंग स्कूल में एक बड़ा अहम स्थान रखता है। करियर पॉइंट के जरिए स्कूल के चेयरमैन उमेद सिंह जी बच्चों का करियर बनाने में लगे हैं। करियर पॉइंट गुरुकुल की तरफ से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर जनाब उमेद सिंह जी को। बहुत बहुत स्वागत है उमेद सिंह जी आपका, और बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली ट्राई सिटी समेत हरियाणा में बोर्डिंग स्कूल में एक बड़ा अहम स्थान रखता है। करियर पॉइंट के जरिए स्कूल के चेयरमैन उमेद सिंह बच्चों का करियर बनाने में लगे हैं। करियर पॉइंट गुरुकुल की तरफ से उमेद सिंह जी अपना इस सम्मान लेने के लिए यहां तशरीफ लेकर आए हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी संस्कारम यूनिवर्सिटी से। आधुनिक शिक्षा के संस्कारों और संस्कृति की नींव है संस्कारम यूनिवर्सिटी। डॉक्टर महिपाल ने संस्कारम यूनिवर्सिटी और स्कूल के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। मंच पर संस्कारम यूनिवर्सिटी की वाइस चेयरमैन और प्रो चांसलर सुमन यादव जी मौजूद हैं। आइए और ये सम्मान हासिल कीजिए। सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। चेयरमैन महिपाल यादव जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, अगर वो हैं तो यहां पर आ जाएं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी पार्टनर हैं जो हमारे आज नेचुरल ग्रुप, ब्यूटी सेक्टर में एक बड़ा नाम है नेचुरल ग्रुप का। कॉस्मेटिक क्षेत्र में नेचुरल ग्रुप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए खुशबू बिंद्रा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। खुशबू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया यहां तशरीफ लाने के लिए। नेचुरल ग्रुप की नुमाइंदगी कर रही हैं खुशबू बिंद्रा जी। कॉस्मेटिक और ब्यूटी पार्टनर है आज नेचुरल ग्रुप, ब्यूटी सेक्टर में एक बड़ा नाम है नेचुरल ग्रुप का। तो कॉस्मेटिक के क्षेत्र में नेचुरल ग्रुप को ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं खुशबू बिंद्रा जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो ये सम्मान हासिल करने के लिए खुशबू जी। और अब मैं दावत देती हूं मंच पर आने के लिए AIPL ग्रुप को, जो साकार कर रहे हैं आशियानों के सपनों को, हर शख्स को घर मिले, इसमें AIPL का अहम रोल है। उनके प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करती हूं मैं। AIPL आवासीय क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको ये सम्मान हासिल करने के लिए। और अब हम अपने स्पॉन्सर पार्टनर M3M ग्रुप को इनवाइट करते हैं। M3M ग्रुप के प्रतिनिधि को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। आप प्लीज यहां मौजूद हैं तो स्टेज पर आ जाइए। और इसके अलावा सर आज हमारे स्पॉन्सर पार्टनर एक और हैं सेंट्रल पार्क। सेंट्रल पार्क के प्रतिनिधि को भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं, अगर वो यहां मौजूद हैं तो प्लीज स्टेज पर तशरीफ ले आए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी आपका यहां तशरीफ लाने के लिए, बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हरियाणा प्रोग्रेस पंचायत के मंच पर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब विशाल गर्ग जी, मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी को सम्मानित करेंगे। आपका बहुत स्वागत और बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए। ये सच है कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करती है कि आसमान किसका है। बहुत शुक्रिया।